अभी हम लोग रेडी हो गए हैं अपना राइफल क्लब जाने के लिए। हर दिन का हम अपना टास्क राइफल क्लब में जा करके कंप्लीट करते हैं और मुझे हर दिन का अलग अलग टास्क मिलता है। आज का जो टास्क है उसको पूरा करने के लिए अभी हम लोग राइफल क्लब जा रहे हैं। अभी हम लोग चतरा राइफल क्लब की ओर जा रहे हैं। मेरा क्लब का नाम चतरा राइफल क्लब है और अभी हम लोग रातू रोड के फ्लाईओवर के नीचे हैं। अभी हम लोग रातू रोड क्रॉस कर गए हैं और अगर आप रातू रोड साइड से चतरा राइफल क्लब जाना चाहते हैं तो कुछ लोकेशन पॉइंट अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो आसानी से ही रातू रोड चतरा राइफल क्लब पहुँच जाएंगे। पहला लोकेशन पॉइंट हम लोग का आता है रातू रोड का विशाल मेगा मार्ट। इस विशाल मेगा मार्ट आने के बाद हम लोग चतरा राइफल क्लब के नज़दीक पहुँच जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो लोकेशन पॉइंट हम लोग का है वो है विशाल मेगा मार्ट के बाद इस पेट्रोल पंप के बाद हम लोग का आता है गड़ी खाना चौक। इस सिग्नल के जस्ट बाद हम लोग का चतरा राइफल क्लब आ जाता है। क्रॉस करिए। ये सिग्नल क्रॉस करते ही हम लोग लोकेशन चतरा राइफल क्लब में आ चुके हैं। ये हम लोग का लोकेशन है चतरा राइफल क्लब। हम लोग आ गए हैं राइफल शूटिंग क्लब में और यहाँ पे काफ़ी सारे सुविधाएं प्लेयर्स लोग को दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ सारे वेपन्स का सर्विस सेंटर भी है जहाँ पे आप अपने वेपन्स का कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं और उसका सर्विसिंग होता है। ये हम लोग का इधर इधर साइड हम लोग का ऑफिस एरिया होता है और इधर हम लोग का रेंज। ये है मेरा क्लब जहाँ पे हर एक प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा सुविधा दी जाती है और यहाँ पे एक कोई भी प्लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल का सफ़र कर सकता है। ये जो एरिया हम लोग का है ये एरिया हम लोग का योगा मेडिटेशन का एरिया है जहाँ पर सारे प्लेयर्स आकर के सबसे पहले अपना मेडिटेशन कंप्लीट करते हैं ताकि उनका मन शांत हो। ये हम लोग का शूटिंग रेंज है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये फायरिंग एरिया होता है। ये रेंज आईएसएसएफ रूल्स के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है। शूटिंग में दो पार्ट्स होते हैं, एक फायर आर्म्स का और दूसरा एयर का। एयर वेपन्स जितने भी होते हैं और एयर वेपन से जितने मैचेस होते हैं उनका रेंज 10 मीटर डिस्टेंस पे क्रिएट किया जाता है और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये रेंज हम लोग का 10 मीटर पे है। इसका टारगेट का जो ग्राउंड से हाइट होता है वो 140 सेंटीमीटर का होता है और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस रेंज को डेवलप किए हैं। ये जितने भी मशीन्स है जो अभी यहाँ पे अवेलेबल है 6 लाइन का, ये सेमी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसमें हम लोग मैन्युअली टारगेट पेपर को यूज करते हैं, बट ये इलेक्ट्रॉनिक के इलेक्ट्रिसिटी से ये रन करता है जिसके कारण इसको सेमी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोला जाता है। राइफल शूटर्स का राइफल के साथ साथ उनका कॉस्ट्यूम भी होता है जिसको हम लोग किट बोलते हैं और उस किट के साथ ही हम लोग अपना सारे मैचेस को प्ले करते हैं। तो अभी हम आपको अपना किट दिखाने जा रहे हैं। ये मेरा किट है जो कैपेपाई कंपनी का है और अभी तक का जो सबसे टॉप मॉडल का जो किट आता है एनएसजी प्रो लाइन, वो किट मेरे पास है। हम एनएसजी प्रो लाइन से प्रैक्टिस करते हैं। किट के अंदर एक कॉस्ट्यूम होता है जो इनर आता है, वो ये इनर है। ये स्पेशली फॉर शूटिंग के लिए बनाया जाता है। इस इनर का काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो मेरे पास है वो सबसे टॉप मॉडल का शूज सावर का शूज है जो काफी कॉस्टली आता है और अभी मैं नेशनल खेल चुका हूं इसलिए ये सारे हाईटेक किट हाईटेक शूज का यूज कर रहा हूं। इसका काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। इसका अगर बात करें तो ये जो पार्ट होता है ये पार्ट हम लोग के सारे प्लेयर्स का मतलब जितने भी राइफल शूटर्स होते हैं उनके एंकल को लॉक करने का काम होता है। इसको पहनने के बाद पैर का जो मूवमेंट होता है एंकल मूवमेंट वो क्लोज हो जाता है। इसका जो सोल है वो सोल कुछ ऐसा टेक्सचर में बनाया गया है कि किसी भी सरफेस में एयर टाइट हो जाता है जिसके बाद
किसी किसी प्लेटफॉर्म में ये भी देखने को मिलता है कि अगर वहाँ मैट ना लगा हुआ हो तो फिर पैर स्लिप करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है मैचेस को प्ले करने में। पर ये शूज़ में ऐसा बेनिफिट या इसका टेक्सचर बोल सकते हैं कि ऐसा बनाया गया है जो किसी भी सरफेस को एयर टाइट तरीका से चिपक जाता है, पकड़ लेता है, उसके बाद पैर का मूवमेंट या स्लिप का प्रॉब्लम इसमें खत्म हो जाता है और इसके अंदर पैर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद ये मेरा किट का ट्राउजर है। और ये मेरा किट जो कि ये जो किट है वो ब्लैक कलर का लेने का कुछ मेरा पर्सनल माइंडसेट था। वो ये था कि ये किट कभी वॉश नहीं होता है। एक बार अगर आप इसको परचेस कर लिए तो फिर ये कितना भी डर्टी हो जाए आप इसको किसी भी तरह से क्लीन नहीं कर सकते, किसी भी तरह से इसको वॉश नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सेकेंड टाइम जब अपना किट खरीदा तो ब्लैक कलर का खरीदा, ताकि अगर ये गंदा भी होता है या किसी तरह से डस्ट वगैरह इसमें लगता है तो ज़्यादा पता ना चले, जिसके कारण ये अभी भी गंदा होने के बाद भी काफ़ी क्लीन लगता है। तो अभी हम लोग अपना क्लब के बारे में जान गए हैं कि हम लोग का क्लब में क्या-क्या प्लेयर्स लोग को सुविधा मिलता है और उन लोग किस टाइप से प्रैक्टिस करते हैं, कितना हम लोग का रेंज है। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग का क्लब का दूसरा पार्ट, जो हम लोग का ऑफिस एरिया है, वो हम आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग का क्लब का ऑफिस कैसा है। ये हम लोग का ऑफिस है, जहाँ पे सारे प्लेयर्स लोग या पेरेंट्स लोग आ करके इंक्वायरी वगैरह करते हैं। यहाँ पे हमारे सर बैठते हैं जो सारे प्लेयर्स लोग को यहीं से गाइड करते हैं। हमारे लोग का सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। इसके साथ साथ हम लोग का जो क्लब है उसमें एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो यहाँ एक कंप्लीट सॉल्यूशन शूटिंग का मिलता है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन किस बेसिस में मैं बोल रहा हूँ, चतरा राइफल क्लब को मैं एक शूटिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन इसलिए कहता हूं क्योंकि यहाँ पर केवल राइफल पिस्टल का ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि वेपन से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का सुविधा मिलता है। यहाँ पर आपको राइफल या पिस्टल का सर्विस सेंटर भी मिलता है, जो गन प्रो हब के नाम से चलता है। और गन प्रो हब में आप किसी भी कंपनी का वेपन, चाहे वो प्रीसी होल का राइफल पिस्टल हो, मोरनी का पिस्टल हो, स्टेयर का राइफल या पिस्टल हो, या वेल्थर का कोई भी एयर फायर, बोथ वेपन्स का किसी भी तरह का स्पेयर पार्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है या किसी भी तरह का उसमें डैमेज होता है या किसी भी तरह का सर्विसिंग करवाना, वो सारा हम लोग को यहाँ पर एक ही रेंज के अंदर मिल जाता है, जो कि गन प्रो हब के नाम से होता है। और ये उसका पोस्टर लगा हुआ है और इधर भी एक और पोस्टर है गन प्रो हब का, जो वेल्थर का एथोराइज डीलर है। यहाँ पे वेल्थर का सारा पार्ट्स मिलता है, स्पेयर पार्ट्स, सारे वेपन सर्विसिंग होते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी प्लेयर को नए वेपन्स का रिक्वायरमेंट होता है तो उसको इस क्लब से कहीं और जाने का जरूरत नहीं होता है। उनको नया वेपन हो, सेकेंड हैंड वेपन हो या किसी भी तरह का वेपन में प्रॉब्लम्स हो, सारे कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाते हैं, जिसके कारण मैं चतरा राइफल क्लब को शूटिंग का एक कंप्लीट सॉल्यूशन बोलता हूँ। जैसा हम बताएं कि रेंज में आने के बाद सारे प्लेयर सबसे पहले मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बॉडी वार्म अप और बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद ही अपना शूटिंग का क्लासेस या शूटिंग का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम भी यहाँ पे आए हैं अपना टारगेट को पूरा करने के लिए, और हर एक बच्चा की तरह मैं भी अभी सबसे पहले मेडिटेशन करूँगा, बॉडी वार्म अप करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद अपने टारगेट की ओर चलेंगे। अभी हम अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके आ गए हैं शूटिंग के कॉस्ट्यूम में, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में अभी दिखाए थे किट के समय कि ये हम लोग का शूटिंग के लिए स्पेशल इनर आता है जो किट के अंदर पहनने के लिए होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसका कहीं कहीं पे स्पेसिफिक प्लेस में कपड़ा चेंज किया हुआ है। जैसे ये एल्बो के पास, ये एल्बो के पास का जो क्लॉथ है ये दूसरा क्लॉथ है, और इसके अलावा जो अदर पार्ट्स में क्लॉथ है वो दूसरा है। लेयर इसमें कहीं कहीं पे सिंगल लेयर बनाया जाता है और कहीं कहीं पे डबल लेयर, वो अकॉर्डिंग टू शूटिंग होता है कि शूटिंग का हम लोग का कौन सा पोजीशन में कितना फोल्ड चाहिए,
कितना थिकनेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये स्पेशल कस्टमाइज किया जाता है शूटिंग के लिए। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि इसमें स्वेटिंग से काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। हम लोग का बॉडी से जब किट पहनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, उसको ये एब्जॉर्ब करता है और किट तक जाने नहीं देता है। मैं लगभग 20 से 25 मिनट यहाँ पे मेडिटेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। मेडिटेशन का बेनिफिट ये होता है कि हम लोग का माइंड जो है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है और मन शांत होता है। अभी जित हम रेंज आए तो रेंज आने टाइम रोड में जो भी हम देखें या जो भी मेरा दिन भर में क्रॉस हुआ या रात में जो भी मेरा ड्रीम आए, जो भी हम लोग का थॉट चलता है, वो सब से साइड हट के मन को शांत करना और अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग को मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग का माइंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और मन शांत हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बेसिक एक्सरसाइज होता है जिसको हम लोग बैलेंसिंग बोलते हैं। ये सूर्य नमस्कार के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें ब्रेथिंग को ठीक करने के लिए थोड़ा उसमें चेंजेस किया जाता है। बाकी ये कंप्लीट एक तरह से हम लोग का सूर्य नमस्कार ही होता है। एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर हटा देना, ठीक ना। मेरा शूटिंग का बेसिक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। ऐसे शूटिंग में और भी एक्सरसाइज है, पर अभी हमको जो टास्क मिला है उसके अकॉर्डिंग हमको केवल बैलेंसिंग ही करना है 5 टाइम्स, जो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपना किट पहन करके और वेपन के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। प्लेयर्स शूज़ पहनने में भी एक मिस्टेक करते हैं। ऐसे ये तो बहुत ही छोटा सा बात है, पर अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो शू को बांधने या इसका शूलेस को बांधने का भी एक तरीका होता है। जितने भी बिगनर्स प्लेयर हैं उन लोग का कुछ ऐसा माइंडसेट होता है कि वो लोग अपने शूज को जितना ज़्यादा टाइट करेंगे वो उनका पैर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और उनका लेग मूवमेंट उतना कम होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हम लोग को शू ना तो बहुत ज्यादा टाइट बांधना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा लूज। लूज बांधने से ये होगा कि हम लोग का शूज के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट होगा लेग का, और अगर बहुत ज्यादा हम शू को बांध लेते हैं टाइट तो हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। और अगर एक बार शूज के अंदर लेग में ब्लड सर्कुलेशन रुका तो फिर पैर में बहुत ही कम समय में, मतलब मिनिमम 10 से 15 मिनट के अंदर ही झंझनाहट आना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद हम लोग का पैर सुन हो जाता है। फिर हम लोग को पैर में पेन भी करने लगता है और हम लोग का पूरा प्रैक्टिस या मैच जो भी हो वो पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि पैर में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। इसलिए हम लोग को शू ना तो बहुत ज़्यादा टाइट बांधना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लूज। खास करके जितने भी बिगनर शूटर्स होते हैं उन लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि अपने शूज को नॉर्मली बांधें, ना कि बहुत ज्यादा टाइट। हाँ, इसमें एक चीज मैं अभी तक ये भी नोटिस किया हूं कि कुछ बिगनर्स ऐसे होते हैं जो शू को पीछे साइड से रोटेट करते हैं। जैसे ये शूलेस है तो शूलेस को यहाँ क्रॉस करने के बाद ये पीछे साइड से टाई करते हैं और फिर आगे ला के बांधते हैं। तो ये पीछे साइड को शूलेस नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर हम शूलेस को पीछे ला जाते हैं तो जो हम लोग का नर्व होता है लेग का वो क्लोज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन, और फिर हम लोग को झंझनाहट स्टार्ट हो जाता है कम टाइम में। इसलिए हम लोग को जो भी बांधना है वो शू को बाहर साइड में ही बांधना है, पीछे रोटेट नहीं करना है। ये हम लोग का ट्राउजर है और अब
यहाँ पे हम लोग को अपना ट्राउजर का जो हिप के पास को वॉलक्रू चिपकाना होता है, इसको हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं चिपकाना है, नहीं तो हम लोग का मैच के समय जो बेली ब्रेथ होता है वो बेली ब्रेथ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा और फिर हम लोग का हार्ट बीट तेज हो जाएगा और हम लोग अच्छे से फायरिंग या प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये हम लोग को उतना ही टाइट करना है जितना में हम लोग कंफर्ट फील कर सके। हम लोग अब वेपन को स्टैंड से लेकर के फायरिंग पोजीशन तक ले जाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करेंगे। जैसे स्टैंड को लिफ्ट करने के लिए सबसे पहले पाम रेस्ट से वेपन को लिफ्ट किया जाता है एंड देन हम लोग का जो एल्बो होता है, इस एल्बो को हिप के पास सपोर्ट लिया जाता है। फिर हम लोग को बट को अपना एडजस्ट करना पड़ता है। बट एडजस्ट करने के बाद हम लोग अपने ग्रिप को पकड़ते हैं, फिर वेपन को टारगेट के अलाइन करते हैं और फिर चिक प्लेट पे चिक को रख के एमिंग करते हैं। एमिंग जब हम लोग करते हैं तो अपने ब्रेथ को स्लोली लेना स्टार्ट करते हैं या स्लोली छोड़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब हम लोग को ब्रेथ यहाँ होल्ड करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग एमिंग के समय ब्रेथ को स्टेबल करने के लिए स्लोली यूज करते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग का परफेक्ट टारगेट मिलता है, हम लोग ट्रिगर को प्रेस करके फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के 1-2 सेकेंड तक सेम पोजीशन में होल्ड करना पड़ता है, जिसको फॉलो थ्रू बोलते हैं। और ये फॉलो थ्रू शूटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स गलती करते हैं कि फायरिंग करने के तुरंत बाद वेपन को रिलीज कर देते हैं, वेपन को पोजीशन हटा करके स्टैंड पर रख देते हैं, जिससे वेपन से निकलने वाले गैस जो है वो गोली को डिफ्लेक्ट कर देता है और अच्छा शॉट भी खराब हो जाता है। इसलिए फायरिंग के बाद हम लोग को फॉलो थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अभी हम आपको फायरिंग करके दिखाते हैं। ये हम लोग का टारगेट पेपर है जो कंप्लीटली ब्लैंक है। अभी हम इसमें फायरिंग करने वाले हैं। तो जो स्टेप हम अभी आपको बताएं, सेम स्टेप्स को अभी हम फॉलो करेंगे। जैसा कि हम बताएं, फायरिंग के 1-2 सेकेंड तक हम सेम पोजीशन में होल्ड किए। अभी मेरा आज का जो भी टास्क हमको मिला हुआ था वो हम टास्क अपना कंप्लीट कर चुके हैं और मेरा जो भी प्रैक्टिस आज करना था वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना किट वगैरह पैकअप उकअप करके हम अपना रूम की ओर जाएंगे। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, खास करके शूटर्स लोग जो बिगनर है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरा कॉपी करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मेरा वेपन उठाने का तरीका और किसी और प्लेयर्स का वेपन उठाने का तरीका वो डिफरेंट है। क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग अपना रिदम बनाए हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना टेक्निक बनाए। कोई होता है जो टारगेट को ऊपर से वेपन डाउन करता है, टारगेट में लाता है, कोई नीचे से वेपन को डाउन करके लाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेंटर पर ही, टारगेट पर ही वेपन को ले जाते हैं, उनको ऊपर नीचे लाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। कोई 6 o'clock, कोई 12 o'clock से वेपन को सेंटर पे लेके आते हैं। तो हर एक प्लेयर का डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए आप लोग किसी भी प्लेयर का कॉपी ना करें। आप लोग अपने कोच के अकॉर्डिंग चले। आपका कोच आपको सही गाइड करेगा, वो सही टेक्निक सिखाएगा, उसी को फॉलो करें तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा।
किट को भी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से रखना चाहिए। किसी भी ऐसा प्लेस जहाँ से किट शुरू से फ़ोल्ड ना हुआ हो, वहाँ से किट को फ़ोल्ड करने पर या ज़बरदस्ती जैसे-तैसे रखने पर किट का जो हार्डनेस होता है वो चला जाता है और फिर हम लोग का जो बेनिफिट होना चाहिए किट से या जो भी हम लोग को फ़ायदा होता है किट पहनने से, वो फिर हम लोग को मिलना बंद हो जाता है और कम टाइम में किट खराब हो जाता है। कंपनी जिस टाइप से किट को फोल्ड करके देता है, हम लोग को हमेशा अपने किट को उसी टाइप से ही फोल्ड करना चाहिए। अपने से किसी भी चीज़ को उसमें नया फोल्ड बनाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जो भी कंपनी फोल्ड करके देता है वैसे ही हमेशा फोल्ड करना चाहिए। तो अभी हम आपको बताएँगे कि वेपन को केस में कैसे रखा जाता है। ऐसे रखने का तो हम लोग नॉर्मली किसी भी तरह से भी रख सकते हैं, पर कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर हम लोग वेपन को सही तरीक़ा से नहीं रखेंगे तो। तो हम आपको बताते हैं कि वेपन को केस में रखने का सही तरीक़ा क्या होता है। हम लोग को वेपन हमेशा ऐसे उल्टा साइड में रखना है। जो बैरल है वो हमेशा हमारे साइड आना चाहिए, क्योंकि जब वेपन केस पैक होकर के खड़ा होता है तो ये पाम रेस्ट नीचे के साइड चला जाता है। ये पाम रेस्ट जो है वो नीचे के साइड चला जाता है। फिर अगर हम वेपन को कहीं भी जर्नी करने के लिए ले जाते हैं या कहीं लॉन्ग टूर में हम लोग मैचेस के लिए निकलते हैं, तो उस कंडीशन में वेपन जर्क होने के बाद भी हम लोग का जो वेपन का ये जर्क का इफ़ेक्ट होता है वो पाम रेस्ट पे पड़ता है। तो पाम रेस्ट पे पड़ने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। वहीं अगर हम वेपन को उल्टा ऐसे रखते हैं तो फिर ये जो हम लोग का रेयर साइड होता है, इसका क्लिक हम लोग का वेपन के साइड में टच होने लगता है। फिर अगर इन केस वेपन केस में जर्क आता है या किसी तरह से वेपन केस से कहीं पे टकराता है, तो ये हम लोग का आई पीस या हम लोग का फ्रंट साइड टूटने का चांसेस रहता है। हाँ, इसको और सेफ करने के लिए हम लोग इसको रिमूव करके अपना इसका बॉक्स में रख के ले जा सकते हैं, पर फिर उसको सेट करने के लिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए हम लोग वेपन को बेस्ट तरीका है कि हम लोग इस टाइप से वेपन को रखें और वेपन केस को लॉक करके खड़ा कर दे, तो फिर हम लोग का पाम रेस्ट, ग्रिप और बट का पार्ट नीचे टच होगा, जिससे हम लोग का वेपन में किसी भी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होगा।